नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 को ध्यान में रखते हुए आपको मैं एक एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूं। कौन बनेगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का विजेता, यह सीरीज का नाम है। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं पूरा मिक्सअप एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूं। अन्य टीचरों की भांति ऐसा एमसीक्यू सीरीज नहीं है जो विषय वाइज और चैप्टर वाइज है। आपका जिस अंदाज में यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पेपर होगा, उसके आधार पर मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक सभी का मिक्सअप आपके क्वेश्चन रहेंगे। इस टेस्ट सीरीज में जो भी सबसे बेहतर प्रदर्शन हो करेगा, वह प्रीलिम्स 2022 निकलने का सबसे प्रबल दावेदार होगा। तो जुड़िए, डेली शाम 8 बजे, डेली शाम 8 बजे आपका डेली एमसीक्यू सीरीज आयोजित होगा। तो आप सभी लोग खूब अच्छे तरीके से मेहनत करिए। चलिए, तो दोस्तों, आपका टेस्ट सीरीज पार्ट 1 आज से स्टार्ट हो रहा है। सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल का नया बैच स्टार्ट हो गया है, जिनको एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। 16,999 फीस है, लेकिन 25 मई के अंदर लेने वाले विद्यार्थियों का 3,000 रुपए ऑफ है। आप कोई भी इंक्वायरी या काउंसलिंग आप इस नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं। तो देर न करिए, तुरंत कॉल घुमाइए और हमसे समाजशास्त्र की एक बेस्ट रणनीति लीजिए। चलिए, हम अपने ज्यादा समय खराब न करते हुए हम अपने डायरेक्ट उद्देश्य पे आते हैं। लेकिन उसके पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैकेडमी ऐप का लिंक दिया गया है, आप प्ले स्टोर पर जाकर या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके ऐप का लिंक दिया है उसको टच करिए और डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से क्रैकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। चलिए, हम आज के प्रथम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर प्रथम क्वेश्चन आ गया है, कौन बनेगा प्रीलिम्स 2022 का विजेता, जिसमें प्रथम क्वेश्चन आपका है, वल्लभ भाई पटेल ने निम्न में से किन सत्याग्रहों में भाग लिया था। सभी लोग कमेंट करके जवाब दे, सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने निम्न में से किन सत्याग्रहों में भाग लिया था। खेड़ा सत्याग्रह, कि नागपुर ध्वज सत्याग्रह, कि बरसात दंडात्मक कर सत्याग्रह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या केवल 1 और 3, क्या केवल 1 और 2, क्या केवल 2 और 3, कि 1 2 3। आपके बीच में प्रश्न आ गया है, आपके बीच में 15 सेकंड है, 20 सेकंड है, आप तब तक जवाब दीजिए तुरंत। मैं फिर से प्रश्न पढ़ दे रहा हूं, वल्लभ भाई पटेल ने निम्न में से किन सत्याग्रहों में भाग लिया था। बहुत चर्चित महापुरुष आपके पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में है और इनसे प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, तो इसी कारण मैंने यह क्वेश्चन रखा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, आप लोगों का जवाब बहुत शानदार है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ दर्शक न बनिए, पार्टिसिपेट करिए और इस युद्ध को स्वयं आप जीतिए। दर्शक बने रहेंगे तो सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे, लेकिन खेल के मैदान में घुसकर क्रिकेट खेलने की जुनून हो तो आप विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं। तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के विजेता बन सकते हैं जब आप हर एक चीज में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जो जितना सिलेबस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवीजन प्रैक्टिस करेगा वही एग्जाम निकालेगा। चलिए, हम इसके जवाब देते। वल्लभ भाई पटेल ने निम्न में से किन सत्याग्रहों में भाग लिया था, तो यह तीनों ही सत्याग्रह में भाग लिए थे। तो आपका डी विकल्प पहले का बिल्कुल सही जवाब। ओके, आइए इसके हम एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं और समझते हैं कि क्यों तीनों सही जवाब है। देखिए, आपके लिए शानदार मैं कार्य किया हूं। तो 1918 का खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ, जब 1915 में गांधी जी आए तो गांधी जी के आते ही कई आंदोलन हुए, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और आपके अहमदिया मेल स्ट्राइक।
तो 1918 का खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी द्वारा शुरू दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था। तो दूसरा सत्याग्रह आंदोलन का नाम खेड़ा सत्याग्रह, याद रखिए। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दोस्तों एक प्रमुख विद्रोह में से एक था। चंपारण जो है प्रथम सत्याग्रह था और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह दूसरा सत्याग्रह, गांधी जी का सेकंड प्रयोग। सरदार पटेल जो थे वो इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए थे। नागपुर ध्वज सत्याग्रह जो हुआ था उस वक्त गांधी जी जेल में थे और 1923 में कांग्रेस के सदस्य जो थे उन्होंने पटेल को जो इंडियन फ्लैग है उसको फहराने को प्रतिबंधित करने वाले कानून के विरुद्ध नागपुर सत्याग्रह का नेतृत्व करने का आग्रह किया कि पटेल साहब, अपने इंडियन फ्लैग को फहराने के लिए प्रतिबंधित कानून आ चुका है और आप इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करिए और इस आंदोलन को नेतृत्व करिए। तो वह नागपुर ध्वज सत्याग्रह था। और फिर बरसात दंडात्मक कर सत्याग्रह, यह भी गांधी जी के नेतृत्व में यह सत्याग्रह सेटलमेंट रिवीजन ऑफिसर द्वारा लोगों पर लगाए गए भू राजस्व में अनुचित वृद्धि, जो ये ऑफिसर थे वो भू राजस्व से इनके कमाई का एक बड़ा स्रोत था और ये बहुत ज्यादा करों में वृद्धि कर दिए और उसका विरोध तो होना जायज था और विरोध होना शुरू हुआ। और सरदार पटेल हमारे ऐसे महापुरुष जो आज हम संप्रभु, हमारा जो भारत राष्ट्र हुआ है इन्हीं के बदौलत हुआ है। तो पटेल ने इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। तो पहले का डी जवाब सही। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पशु सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति की मुहर पर अंकित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब कौन सा ऐसा पशु है जो सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति की मुहर पर अंकित नहीं है? सिंह, है ना, हाथी, भैंस, गैंडा। आप लोग स्मरण करिए, अपने सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ रहे थे, कौन सा पशु है? सिंह की, हाथी की, भैंस की, गैंडा? जल्दी जवाब दीजिए, आपके जवाब का इंतजार है। दर्शक नहीं बनना है, पार्टिसिपेट करना है। गलत हो या सही हो, ये आपके साध्य पर है, कितना आपने हार्ड वर्क किया है। और अपनी कमजोरी पहचानो, पार्टिसिपेट करो, जल्दी जवाब दो। वेरी गुड। निम्न में से कौन सा पशु सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति की मुहर पर अंकित नहीं है? तो दोस्तों दूसरे का सही जवाब क्या है? तो दोस्तों सिंह, है ना, जो दहाड़ता है। आपको सिंह बनना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आइए इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। व्याख्या क्या है? तो बैल के सींग वाली आकृति की पशुपति मुहर की पहचान लगभग सर्वसम्मति से शिव के पशुपति अवतार अर्थात कि पशुओं के देवता के रूप में की गई है। ठीक है, तो बैल के सींग वाली आकृति की पशुपति मुहर, ठीक है, जो पशुपति की मुहर है वह बैल के सींग वाली है ना आकृति की पशुपति मुहर की पहचान लगभग सर्वसम्मति से, लगभग सभी के सहमति से भगवान शिव के पशुपति जो अवतार है, अर्थात कि पशुपति अवतार का मतलब कि पशुओं की देवता के रूप में जो सबसे प्रसिद्ध और सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रासंगिक हड़प्पा मुहर है। हालांकि कुछ लोग इसकी माता देवी के रूप में भी पहचान करते हैं, तो उन्हें इसमें योग की मुद्रा की स्थिति के रूप में चिन्हित किया गया है, जो योग के पद्मासन के समान है। ठीक है, आप देखिए बाबा रामदेव को याद करिए, उसी पद्मासन के समान है। जब आप कभी कभी पद्मासन में बैठते हैं और बाहें खुली हुई है और इस आकृति की बाहें जो है पृथ्वी की ओर, अर्थ की ओर इशारा करती है, संकेत करती है, और बैठी हुई मुद्रा वाली आकृति में दाहिने ओर एक हाथी और एक बाघ को दर्शाया गया है, सिंह को नहीं, जबकि बाईं ओर गैंडे और भैंस को, और इन पशुओं के अतिरिक्त दो हिरणों को आसन के नीचे की ओर दर्शाया
गया है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया गया है, तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग क्षेत्र में तरलता समायोजन सुविधा का भाग है? क्या रेपो दर है, क्या रिवर्स रेपो दर है, कि बैंक दर है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या केवल एक, क्या केवल एक और दो, कि केवल तीन, की एक, दो और तीन? 1 2 3 सभी लोग जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा बैंकिंग क्षेत्र में तरलता समायोजन सुविधा का पार्ट है? क्या रेपो दर तरलता समायोजन सुविधा का भाग है, क्या रिवर्स रेपो दर है, क्या बैंक दर है, क्या तीनों है, क्या केवल एक है, क्या केवल एक दो है, क्या केवल तीन है, कि एक दो तीन है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत अच्छा। सड़क पर आपके बचपन की चीज टन टन घंटी की आवाज में जा रहा है, आइसक्रीम ले लो। चलिए आप सभी लोगों को आइसक्रीम खिलाया जाएगा, इसका जवाब दीजिए। कौन बनेगा प्रीलिम्स 2022 का विजेता? जो जितना सही जवाब देगा वह उतना ज्यादा विजेता होगा, और जो जितना सही जवाब देगा वो हमसे कोई भी हेल्प मांगेगा, मैं उसको बिल्कुल दूंगा। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है तरलता समायोजन सुविधा का पार्ट रेपो दर, रिवर्स रेपो दर दोनों है, जबकि बैंक दर नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है तीसरे का, वह है बी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब। आइए एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैकल्टी, LAF, तरलता समायोजन सुविधा इसका नेम है इंग्लिश में। तो यह जो है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी में प्रयुक्त होने वाला एक साधन है, तरलता समायोजन सुविधा। यह जो है बैंकों के लिए रीपर्चेज, पुनः क्रय समझौता के माध्यम से ऋण लेना संभव बनाता है, पॉसिबल बनाता है। यह जो व्यवस्था है LAF, यह बैंकों को तरलता संबंधित दबावों के प्रति, जो लिक्विडिटी है उसके संबंधित जो प्रेशर है उनके प्रति अनुक्रिया करने में सक्षम बनाती है। गवर्नमेंट द्वारा इसे वित्तीय बाजारों में आधारभूत स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु भी उपयोग किया जाता है। LAF को बैंकों द्वारा किसी भी आर्थिक अस्थिरता की स्थिति के दौरान, जैसे श्रीलंका में आर्थिक अस्थिरता आ गई है ना, ऐसे मान लो कि भारत में आए, तो LAF को बैंकों द्वारा किसी भी आर्थिक अस्थिरता की स्थिति के दौरान या उनके नियंत्रण से बाहर किसी अन्य रूप में उत्पन्न तनाव के समाधान हेतु अल्पकालिक नकदी की कमी को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। LAF में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर दोनों सम्मिलित है, जबकि बैंक दर नहीं सम्मिलित है। इसका उपयोग किसी भी अल्पकालिक कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है, इसीलिए तीसरे का बी ऑप्शन सही है। आइए अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके बीच में आ गया है। आपके बीच में चौथा प्रश्न है इतिहास से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था। बिना मुकदमा चलाए लोगों को बंदी बनाने के लिए सरकार को अधिकृत करने से, भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय लोगों का मुकदमा सुनने के लिए अधिकार संपन्न बनाने से, अंग्रेजों और स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों पर समान प्रतिबंध का प्रावधान न करने से, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में भारतीयों को बैठने से वर्जित करने से। तो यहां पर आपको एल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित जो सही विकल्प है उसका चुनाव करना है। तो चौथे का आपको सही जवाब देना है। सभी लोग जवाब दीजिए, देखते हैं कौन सही जवाब दे सकता है। सभी लोग कमेंट करके बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएं कौन सही जवाब दे सकता है। सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग सही सही जवाब दे,
सभी लोग, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एल्बर्ट विल विवाद संबंधित था। सभी लोग, चलिए, तो चौथे का आपका सही जवाब है बी ऑप्शन, भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय लोगों का मुकदमा जो है सुनने के लिए अधिकार संपन्न बनाने से, कि जो भारतीय मजिस्ट्रेट हैं वो यूरोपीय लोगों का मुकदमा सुन सकते हैं। तो दोस्तों आइए इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। चौथे का बी, तो 1883 में एल्बर्ट बिल के पक्ष में एक बड़ा आंदोलन आयोजित किया गया था। इस बिल में यह प्रावधान था कि जो भारतीय न्यायाधीश है वह एक यूरोपीय आरोपी के संबंध में निर्णय कर सकते थे। इस बिल की पुनर्स्थापना का ब्रिटेन और भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने कड़ा विरोध किया। ये अंग्रेज का काम ही यही था, हम इन भारतीयों को दास बनाकर रखें, इनको प्रतिनिधि के तौर में नहीं रखें, इनको हर एक चीज में सिर्फ दासता के रूप में, जिसने अंततः 1884 में बिल के अधिनियमित होने से पूर्व एक नस्लीय तनाव उत्पन्न कर राज्य को गंभीर संकट में डाल दिया था। इस कठोर विवाद ने ब्रिटिश और भारतीयों के मध्य शत्रुता को और गहरा कर दिया तथा इसने आगामी 2 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की भूमिका का निर्माण भी किया। आइए अपने 5वें क्वेश्चन की ओर चलते। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत मजा आ रहा है ना। सभी लोग प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, एक टीचर की जो पहचान होती है वो एक स्टूडेंट से होती है। हम आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं, हम आपके लिए रात दिन एक बेस्ट मटेरियल को तैयार कर रहे हैं ताकि हम आपको एक बेहतर क्लास और आपके आगामी परीक्षा में लड़ने के लायक बना सके। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका भी एक कर्तव्य है। कर्तव्य यह है कि आप भी अपने टीचर को रात दिन फेमस बनाने में एक कर दो। आपके बिना मैं अधूरा हूं। अब पता नहीं आप मेरे बिना अधूरे हैं कि नहीं, ये आप अधूरे नहीं है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्लासेस को इतना शेयर करो, इतना सब्सक्राइब कराओ इस चैनल को, इस क्लासेस को आप वायरल कर दो। आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, आप अपने स्टेटस, ट्विटर, इंस्टाग्राम, चारों तरफ आपके जो भी सोशल मीडिया का माध्यम है सब जगह शेयर करो और बोलो लोगों से, अपने घरों के मोबाइल से, अपने अन्य मोबाइल से, सब जगह से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं। हम टाइम आपका ज्यादा खराब नहीं करेंगे। टाइम इज वेरी प्रीशियस। आपके लिए समय बहुत कीमती है और मेरा तनिक भी उद्देश्य नहीं आपके समय को मैं बर्बाद करूं। निम्न में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली विवेकाधीन शक्तियां हैं? मंत्रिपरिषद द्वारा अपने बहुमत खो देने पर लोकसभा का विघटन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान देना, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। क्या केवल एक सही है, क्या केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 की 1, 2 और 3? अब आप लोग सही जवाब दीजिए कि निम्न में से ऐसा कौन है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली विवेकाधीन शक्तियां हैं। प्रश्न की कीवर्ड को समझना है। प्रीलिम्स एग्जाम को फाइट करने के लिए आपको कीवर्डों को भी बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। ये राष्ट्रपति से संबंध विवेकाधीन शक्तियां कौन है जहां पर राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है? क्या इन तीनों में किस जगह प्रयोग हो रहा है? चुनिए आप, कौन बनेगा प्रीलिम्स 2022 का विजेता? मैं आपका 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। आप देखते हैं कितना सही जवाब देते हैं। सभी लोग, डिस्क्रिप्शन में आपके क्रैकेडमी ऐप का लिंक दे दिया गया है। सभी लोग क्रैकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है। चलिए, तो सभी लोगों ने जवाब दे दिया है। अब हम आते हैं, चलिए अब हम आते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की ओर। चलिए, तो 5वें प्रश्न का सही जवाब है
मंत्रिपरिषद द्वारा अपना बहुमत खो देने पर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो उस दौरान राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां काम करती है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा मृत्युदंड की सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान देने में कोई भी विवेक के प्रयोग नहीं होता है राष्ट्रपति का, और न ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में। आर्टिकल 53 आपका, आइए इसके एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। आर्टिकल 53 तो आपका कह रहा है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वही आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए विवश कर देता है, तो वहां पर वह कमजोर हो जाता है। तो कथन एक सही इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है। यहां पर संवैधानिक विवेकाधिकार बोल रहा हूं, नहीं है। उसके बाद निम्न परिस्थितियों में कुछ परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार है, अर्थात कि परिस्थिति जो क्रिएट हो रही है उस अनुसार हम अपने देश को संकट की स्थिति से उबारने के लिए उसके पास कुछ विवेकाधिकार है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में, जब लोकसभा में किसी भी दल को, आपका जो संसद है वो 2 सदनों से मिलकर बना है, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन संसद 3 पार्ट है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन सदन 2 है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में जब लोकसभा में किसी भी दल को, लोकसभा में किसी भी दल, कई पार्टीज ने चुनाव लड़ा लेकिन उसमें किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो उस लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तब उसकी विवेकाधीन शक्तियां काम करती है। जब प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान आकस्मिक निधन हो जाए और कोई स्पष्ट उत्तराधिकार न हो, तब उसके विवेक का प्रयोग होता है। और लोकसभा में विश्वास मत पारित न होने पर मंत्रिपरिषद के बर्खास्त करने की स्थिति में, और लोकसभा का विघटन जब मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया। याद कर लो, कथन 2 सही इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद नहीं, याद कर लो, भूलना नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं। तो यहां पर इसका विवेक, परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार कहां है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, ये लाइन याद कर लो। और कथन 3 क्यों नहीं सही है? तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित संस्तुति प्राप्त करने के पश्चात ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, विवेकाधीन पर नहीं। यह भी याद कर लो। 1978 के 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इस संबंध में पीएम द्वारा अकेली ही निर्णय लेने की संभावनाओं को समाप्त करने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया था। आपके 5वां क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आइए 6वें क्वेश्चन की ओर। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके बीच में आ गया है, बहुत शानदार। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। आप इस क्लास से सभी लोग अपने हाथों से कम 50 सब्सक्राइबर लाकर दिखाएं, सभी लोग, और वॉच मिनट को डेवलप करने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा आप पूरे क्लास को देखें। बहुत शानदार आपका यह सीरीज स्टार्ट हुआ है और यह चलता रहेगा। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वे भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। क्या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत उनको अपनी परिसंपत्तियों और देवताओं का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? क्या केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, कोई नहीं? अब आप सभी लोग जवाब दो। जैसे मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं उस दौरान भी आपके सामने प्रश्न रहता है, आप लोग जवाब दे दिया करो। मैं प्रश्न इसलिए पढ़ता हूं ताकि आप समय ले पाओ, तो मेरे पढ़ने का इंतजार न करो, तड़ातड़ जवाब देते रहो। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब क्या है? जल्दी से बताओ, बहुत गर्मी है। चलिए जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी। चलिए, तो इस प्रश्न का जवाब है आपका 6वें का केवल 3।
उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा नहीं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, राइट। और वे भारत के उपराष्ट्रपति में चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं, तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। आई एम राइट? यस। चलिए, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत उनको अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। तो छठवें का तीसरा जवाब सही है, और सी ऑप्शन छठवें का बिल्कुल सही जवाब। आइए एक्सप्लेनेशन की ओर। आर्टिकल 80 क्या कहता है? कहता है कि राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, और इसी 250 में 12 जो मेंबर है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे, और ये जो मनोनीत सदस्य होंगे ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञ, विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाला पर्सन होगा। राज्यसभा में इन्हें नियुक्त कर राज्य न केवल उनकी योग्यताओं को मान्यता प्रदान करता है बल्कि उन्हें सम्मानित भी करता है, और विभिन्न क्षेत्रों में उनके अर्जित विशेषज्ञता और ज्ञान से संसदीय चर्चाओं को समृद्ध बनाने में सहायता प्रदान करता है। ये जो संसद है इसमें समाज की समस्याओं पर चर्चा विमर्श होता है, और जब दोस्तों इन मनोनीत सदस्य जो विभिन्न ज्ञान से उत्कृष्ट व्यक्तित्व रखने वाले पर्सन जाएंगे तो सदन के चर्चाओं का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और समस्याएं सॉल्व होंगी। कथन एक नहीं सही है, उसमें दिया गया था उपराष्ट्रपति जबकि राष्ट्रपति करता है। मनोनीत सदस्य उन सभी शक्तियों विशेषता जो मनोनीत सदस्य है वो उन सभी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उपभोग करते हैं जिनका संसद का एक निर्वाचित सदस्य उपभोग करता है। अर्थात कि वही चीज जो संसद के सदस्य में है वही राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य के पास। वे सदन की कार्यवाही में किसी अन्य सदस्य की भांति भाग भी लेते हैं, हालांकि उन्हें भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार नहीं प्राप्त है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उन्हें मतदान करने का अधिकार है। तो इसलिए कथन दो सही नहीं है, रट। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। आपका यूपीएससी में तुलनात्मक प्रश्न भी आते हैं। दो देशों के संविधान की जो तुलना है उससे संबंधित एक प्यारा सा प्रश्न आपके बीच में है ना? चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से इस अर्थ में भिन्न है कि इसके पास परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है कि मूल क्षेत्राधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात कि यहां पर दो कोर्ट में भिन्नता को लेकर प्रश्न है। किन अर्थों में यह भिन्न है? इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं आप कितना सही जवाब देते हैं, कौन बनेगा प्रीलिम्स विजेता में। आप देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कितना तार्किक रूप से सही देते हैं, राइट। चलिए, वाह क्या बात है, आप लोग बहुत स्मार्ट एंड हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंट के अंदर क्वालिटी है। आप सभी प्लीज वीडियो को शेयर करने में पीछे न हटना बाबा, ठीक है? हम सभी को ध्यान में रखते हैं, लेकिन आप लोग मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, है ना? कोई स्नेह नहीं है ना? अब देखते हैं कितना व्यूवर्स आते हैं, ये दिखाते हैं। चलिए, इसके पहले सोशियोलॉजी के क्लास जो लिया था वो भी देख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 2 क्लासेस ले चुका हूं और आगे भी लूंगा। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से परामर्शदायी क्षेत्राधिकार के रूप में भिन्न है। समझ में आया? सभी को समझ में आया? चलिए देखते एक्सप्लेनेशन। तो संविधान का आर्टिकल 143, मेरे साथ बोल लो, एक बार मेरे साथ बोल लो, ठीक है?
चलिए 143 भारत के सुप्रीम कोर्ट को परामर्शदायी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। ये जो आर्टिकल 143 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट को, जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, उसको परामर्शदायी क्षेत्राधिकार देता है। राष्ट्रपति को उन प्रश्नों को सुप्रीम कोर्ट को संदर्भित करने की शक्ति प्राप्त है जिन्हें वह व्यापक महत्व को समझता है। ये लाइन आपको याद रखना है, जो प्रेसिडेंट, उस प्रेसिडेंट को उन क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट को संदर्भित करने की शक्ति प्राप्त है जिन्हें वह व्यापक इंपॉर्टेंस दे रहा है। हालांकि राष्ट्रपति पर यह सलाह बाध्यकारी नहीं है, यह भी याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य कठोर शक्ति विभाजन के कारण न्यायपालिका के पास परामर्शदायी क्षेत्राधिकार नहीं है, यह भी ध्यान रखना। जो अमेरिका है वहां पर सेपरेशन पावर, शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है और वो स्ट्रांग है। वहां पर कार्यपालिका और विधायिका को वहां पर कांग्रेस कहते हैं और न्यायपालिका, ये तीनों बिल्कुल अलग हैं। इनको सभी को अलग अलग शक्ति प्रदान की गई है। और ये जो है मॉन्टेस्क्यू अमेरिकन के थे और मॉन्टेस्क्यू की विचारधाराओं का उपज है शक्ति का पृथक्करण। तो यह भी अपने स्मरण में रखना। तो इसलिए विकल्प ए सही है। और एक कानूनी साधन के रूप में संविधान की व्याख्या और साथ ही इसके दायित्वों की व्याख्या करना न्यायालयों का कार्य है और यह न्यायालय अपने उत्तरदायित्व को निभाता भी है। इससे एक अलग कॉन्सेप्ट का उदय हुआ, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा का। और यह न्यायिक समीक्षा जो है दोस्तों, वह अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत के न्यायिक समीक्षा की शक्ति से बहुत स्ट्रांग है। तो भारत और अमेरिका दोनों के ही सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पास अधिक व्यापक है, क्योंकि अमेरिकी संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत विधि की सम्यक प्रक्रिया का प्रावधान करता है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सब्सिडी का विवरण प्रकार। एम्बर बॉक्स, व्यापार को विरूपित करने वाली सब्सिडियां। ग्रीन बॉक्स, व्यापार को बिल्कुल नहीं या न्यूनतम क्षति पहुंचाने वाली सब्सिडियां। ब्लू बॉक्स, उत्पादन को सीमित करने का लक्ष्य रखने वाली सब्सिडियां। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 की 1, 2 और 3। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो कुछ मुझे लग रहा है ट्रैफिक लाइट के समान है। जैसे ट्रैफिक लाइट रहता है ना, रेड, ग्रीन, ब्लू, आप जाते हो ना वाहन चला के, जैसी देखे लाइट, ओ माय गॉड स्टॉप, वरना चालान कट जाएगी। तनिक भी पार किए, ऑफिसर पहुंच जाएगा, रुक, तुम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो। और उसी में कोई मान लो कि लड़का यूपीएससी मेंस लिखा हो तो बोलेगा, साहब आप उनका यूपीएससी मेंस लिखा हूं, आप उनसे पंगा नहीं। फिर उसके बाद जब ले जाएगा थाना में 2 कौड़ी मारेगा ना, सब यूपीएससी मेंस धरा का धरा रह जाएगा। तो एग्जाम निकालो, जब तक साक्षात्कार नहीं निकाल पा रहे हो ना, तब तक अपने आप को स्वयंभू ना समझो। बहुत देखते हैं काफी लोग, ये मैं कर दिया हूं, वो कर दिया हूं, लगाते हैं। जब तक साक्षात्कार नहीं निकला तब तक स्वयंभू मत समझो। मेरे पास इस एग्जाम का अनुभव होने के कारण हम आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन साक्षात्कार निकालने की ताकत रखो, तब मजा आएगा। चलिए इस प्रश्न का सभी लोग आशा करता हूं जवाब दे दिए होंगे। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, सब्सिडी का विवरण प्रकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 8वें का, तीनों सही विकल्प है, 1, 2, 3, तीनों विकल्प सही है दोस्तों, तीनों विकल्प। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एडीए, अर्थात कि कृषि पर समझौता। तो कृषि से संबंधित नीतियों को
यह 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने? 3 पार्ट में। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो टैरिफ अर्थात कि बाजार पहुंच, सेकंड घरेलू समर्थन, घरेलू सब्सिडी, और थर्ड निर्यात सब्सिडी। डब्ल्यूटीओ की शब्दावली में सब्सिडी को सामान्यतः संबंधित बॉक्स द्वारा पहचाना जाता है और जिन्हें ट्रैफिक लाइट्स के समान रंग प्रदान किया गया, वही जो अभी बोले। तो ग्रीन अनुमति प्राप्त अर्थात इनमें व्यापार को बिल्कुल नहीं या न्यूनतम क्षति पहुंचाने वाले सब्सिडी सम्मिलित है, जो न्यूनतम क्षति पहुंचाते हैं बिल्कुल नहीं। एम्बर कम करना या स्लो डाउन अर्थात कि इनमें व्यापार को विरूपित करने वाली सब्सिडियां सम्मिलित है जिन्हें कम किया जाना चाहिए। जरूरत है, कम नहीं करेंगे बर्बाद हो जाएंगे। देख रहे हो श्रीलंका का क्या हालात हो गया है। और रेड निषिद्ध, हालांकि कृषि समझौते में कोई रेड बॉक्स नहीं है। इस एग्रीमेंट में ध्यान रखना, कोई रेड बॉक्स नहीं है। अगर आप ट्रैफिक लाइट्स के समान देख लो तो रेड बॉक्स समझ लो तो नहीं है, याद कर लेना। साथ ही समझौते के लिए एक ब्लू बॉक्स का प्रावधान है जिसमें उत्पादन को सीमित करने का लक्ष्य रखने वाली सब्सिडियां सम्मिलित है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 शायद नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 इंसोलेशन टॉपिक से है, सूर्यातप से है। जो आप एनर्जी प्राप्त करते हो तो पृथ्वी पर सूर्यातप से संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित सूर्यातप की मात्रा इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से परावर्तित सूर्यातप की मात्रा से अधिक होता है। फर्स्ट, मध्य और उच्च अक्षांश शीतकाल में ग्रीष्म काल की तुलना में कम विकिरण प्राप्त करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपके जवाब है केवल एक, कि केवल दो, कि एक और दो दोनों, कि न तो एक न तो दो। इस प्रश्न का सही जवाब देने वाला व्यक्ति इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 की विजेता की श्रेणी में आगे बढ़ेगा। चलिए अब आप जवाब दीजिए, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार, चलिए इंतजार, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोग पृथ्वी पर सूर्यातप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ध्यान रखना, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अधिक से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब सोशियोलॉजी वाले ध्यान रख लो, सोशियोलॉजी वाले कल से आपका अब रेगुलर क्लासेस होंगे डेली, और आप सभी लोग क्लासेस में प्रेजेंट होने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको मैं शेड्यूल अब मैं सारा सेट कर दूंगा ताकि आप उस टाइम पे डेली उपस्थित हो पाओ। हर एक चीज अब नियम और प्रक्रिया के तहत होंगे। तो इस प्रश्न का 10वें का सही जवाब है 2, 1 और 2 दोनों। 10वें का सही जवाब सी। आइए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो कथन एक सही है, जो वायुमंडल है उसमें से गुजरते समय ऊर्जा की कुछ मात्रा जो होती है परावर्तित, प्रकीर्णित और अवशोषित हो जाती है। आप लोग हीट बजट पढ़े होंगे, उष्मा बजट, उष्मा बजट मुझे पता है सभी लोग पढ़े होंगे। तो वहीं से ये प्रश्न है, ठीक है। और आपने स्टार्टिंग में जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग का टॉपिक ये है सूर्यातप, तापमान, टेम्परेचर और फिर उष्मा बजट। तो जो वायुमंडल से गुजरते समय ऊर्जा जो सन से आ रही है कुछ मात्रा परावर्तित, प्रकीर्णित और अवशोषित हो जाती है। इसके पश्चात शेष बचा भाग ही पृथ्वी की सतह पर, स्पेस पर पहुंचता है। पृथ्वी कर स्पेस कर है फर्श पर। तो पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही लगभग 35 इकाइयां अंतरिक्ष में पुनः परावर्तित हो जाती हैं। शेष जो बचता है 65 इकाइयां वो अवशोषित हो जाती है और इसी में से 14 इकाइयां वायुमंडल के द्वारा तथा शेष 51 इकाइयां पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। चूंकि अक्षांश में वृद्धि के साथ किरणों का झुकाव भी बढ़ जाता है, अतः सतह पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा भिन्न भिन्न होती है और यह उष्ण कटिबंधों में 320
से लेकर ध्रुवों पर लगभग 70 तक परिवर्तित होती है। ग्रीष्म में शीतकाल में ऋतु परिवर्तन होने के साथ सूर्य की किरणों का झुकाव भी बढ़ जाता है, इसलिए शीतकाल के मध्य और उच्च स्थान ग्रीष्म काल की तुलना में कम विवरण प्राप्त करते हैं। तो इसलिए दोनों कथन सही है। इसका हम चित्र के द्वारा भी बता सकते थे, लेकिन टाइम का अभाव है, अभी आप ऐसे ही समझ ले। ठीक है, चलिए आपके बीच में 11वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कठपुतली रूप, राज्य, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न है, आपको सही सुमेलित करना है। कुंढेई का संबंध किससे है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। गोम्बेटा का संबंध उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। बोम्मा लटम का संबंध उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही सुमेलित आपको करना है इसमें। उपरोक्त में से कौन सही सुमेलित है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन की एक, दो एक और तीन की एक, दो, तीन। तो 11वां प्रश्न का आप जवाब दीजिए सभी लोग। 11वें प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए। क्या कुंढेई का संबंध उड़ीसा से है कि नहीं? गोम्बेटा का है कि नहीं? बोम्मालटम का है कि नहीं? सभी लोग, आपके पास टाइम है, इस प्रश्न के लिए टाइम आपके पास है। देखते हैं कौन जवाब सही देता है। दर्शक नहीं बनना है, डट कर लड़ाई लड़ना है। सफल व्यक्ति हमेशा टीम का हिस्सा होता है, टीम का हिस्सा बनने का प्रयास नहीं करता है। हमें सफलता की एक नई मुकाम पर जाना है, हमें टीम का हिस्सा बनना है। हमको प्रीलिम्स एग्जाम निकालना है, मेंस लिखना है, इंटरव्यू तक पहुंचकर आईएएस में एक अपना लिस्ट में नाम अंकित करना है। सफल व्यक्ति हमेशा संभावनाओं को जताता है, यस आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। असफल व्यक्ति सिर्फ समस्याओं को बताता है। हमें समस्याएं नहीं बताना है, संभावनाओं जो को जताकर हार्ड वर्क करके हमको लक्ष्य को हासिल करना है। लक्ष्य आपका सुंदर है, लक्ष्य आपका बहुत सुशील है, लक्ष्य जो है आपका बहुत प्यारा है। इसके लिए हार्ड वर्क क्रमबद्ध रूप से चाहिए। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब डी है, अर्थात कि कुंढेई उड़ीसा, गोम्बेटा कर्नाटक, बोम्मालटम तमिलनाडु। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। तो कुंढेई उड़ीसा, उड़ीसा की डोरी वाली कठपुतलियों को क्या कहा जाता है? कुंढेई के रूप में जाना जाता है। हल्की लकड़ी से बनी उड़ीसा की कठपुतलियों के पैर नहीं होते हैं। आप देखिए, ये जो कठपुतलियां होती हैं इनके पैर नहीं होते हैं, आप लोग देखिए, लेकिन ये लहराने वाले लंबा घाघरा पुछल्ला लहंगा पहने होते हैं। इनमें अनेक जोड़ होते हैं, इसलिए अपेक्षाकृत अधिक बहुपयोगी, सुस्पष्ट और कुशलता पूर्वक करने में सरल होती है। आप लोग देखिए, जब पहले आप बीटी आती थी डीडी नेशनल पर, आप लोग को याद होगा, है ना, तो ऐसे पुतलियों पर जो भूत प्रेत होते हैं, जो तंत्र मंत्र का ज्ञान रखते हैं, वो ऐसे सुई से चुभोते थे और बड़ा दर्द होता था अगले पर्सन को जिसके नाम से चुभोते थे, है ना, याद है सभी लोगों को। वैसे ही पुतली है ना, कुंढेई उड़ीसा, राइट। चलिए, उड़ीसा की डोरी वाली कठपुतलियों को कुंढेई के रूप में जाना जाता है। हल्की लकड़ी से बनी उड़ीसा की कठपुतलियों के पैर नहीं होते हैं, लेकिन ये लहराने वाले लंबे घाघरे पुछल्ला लहंगा पहने होते हैं। इनमें अनेक जोड़ होती है, इसलिए अपेक्षाकृत अधिक बहुपयोगी, सुस्पष्ट और कुशलता पूर्वक प्रयोग करने में सरल होती है। पुतली संचालक साधारणतः एक लकड़ी के तिकोने फ्रेम को पकड़े रहता है, जिस पर संचालन करने के लिए धागे बंधे होते हैं। कुंढेई की वेशभूषा परंपरागत रंगमंच यात्रा के कलाकारों द्वारा पहनी जाने वाली वेशभूषा से मिलती जुलती है। संगीत लोकप्रिय क्षेत्रीय धुनों से निकला जाता है और कभी कभी यह उड़ीसा नृत्य के संगीत से भी प्रभावित होता है, आप देखे होंगे। गोम्बेटा का संबंध कर्नाटक से है। कर्नाटक की डोरी वाली कठपुतलियों को गोम्बेटा कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका संबंध कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान से है, इसी कारण यह उससे काफी साम्यता रखता है। गोम्बेटा कठपुतलियों की आकृतियां अत्यंत सुसज्जित है तथा इनके पैर, कंधे, कोहने, कूल्हे और घुटनों में जुड़े होते हैं। बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी पीडीएफ आपको लेना हो तो आप मुझे 8004020005 पर मैसेज करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बोम्मा लटम तमिलनाडु, छड़ और धागा कठपुतली की तकनीक तमिलनाडु की
बोम्मालट्टम कठपुतली में एक साथ मिलती है, तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखना, हो सकता है प्रश्न राज्य से पूछ ले। ये लकड़ी से बनी होती है और संचालन करने के धागे एक लोहे के रिंग से बंधे रहते हैं, जिससे कि कठपुतली संचालक मुकुट की तरह अपने सिर पर धारण किए रहते हैं। चलिए आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। आइए सभी लोग जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा कथन ओलिव रिडले कछुओं के संदर्भ में सही है? आइए सभी लोग जवाब दे दीजिए। ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की एक दुर्लभ प्रजाति जो केवल हिंद महासागर में पाई जाती है। उड़ीसा का समुद्र तट विश्व में ओलिव रिडले कछुओं का सबसे बड़ा निडर स्थल नेस्टिंग साइट है। इन्हें आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंतर्गत वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। क्या केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2, केवल 1 और 3? निम्न में से कौन सा कथन ओलिव रिडले कछुओं के संदर्भ में सही है? सभी लोग जवाब दीजिए। आज आपसे बेस्ट क्वेश्चन पर चर्चा की है। हम कोशिश करेंगे कि अब आपको 2-2 टेस्ट कराएं बहुत जल्द। आप बस साथ दो, मैं कराऊंगा डेली। चल सभी लोग जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए तो आइए अब इस प्रश्न का आज का अंतिम प्रश्न। आप भी थक गए होंगे। ठीक है, आइए, काफी कुछ आपको नॉलेज हुआ होगा। एक्सप्लेनेशन मैं अच्छा रखा हूं ना? सभी लोग कमेंट करके बताना। क्लास खत्म होने के बाद आप सभी कमेंट कर देना। ठीक है, ये आपका परम कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों को जानिए कि भाई कोई लड़का आएगा क्लास देखेगा तो वो कमेंट से ही तो पहचानता है। तो कमेंट अच्छे रहेंगे तभी तो पता चलेगा। तो आप लोग कमेंट तो कर दिया करो, कमेंट ही नहीं करते हो। चलो 12वें प्रश्न का सही जवाब कथन 1 12वें का बी है। ठीक है, 12वें का बी, केवल 2 और 3। ठीक है, तो कथन 1 सही नहीं है। ओलिव रिडले कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुए में सबसे छोटे और सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। यह प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म पानी में वास करते हैं। तो ध्यान रखना। ठीक है, तो कथन 1 जो है आपका 12वें का सही जवाब है बी, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3, तो ये ध्यान रखना। तो कथन 2 सही है, 3 सही है, कथन 1 सही नहीं है। तो उड़ीसा का समुद्र तट विश्व में ओलिव रिडले कछुए का सबसे बड़ा नेस्टिंग साइट है, ये याद रख लीजिए। ठीक है, और इन्हें आईयूसीएन के रेड लिस्ट के अंतर्गत वल्नरेबल की श्रेणी में भी रखा गया है। कथन 1 सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है क्योंकि ओलिव रिडले कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटा और सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, और यह प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म पानी में वास करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा लगा क्लास। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताना। और आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों को क्या काम करना है। आप लोगों को किसी भी प्रकार क्या कर लेना है, प्ले स्टोर पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर आप क्रैकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।